उसके बाद हम यहाँ पर वो पढ़ते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वो 3B ग्रुप से शुरू होते हैं, मिसाल थर्ड ग्रुप से शुरू होते हैं और एंड होते हैं 12th B ग्रुप पर। अभी इस ग्रुप के नाम जो है ना वो आप प्रेडिक्टेबल देखो, जिस सीक्वेंस से आप सोच रहे हैं कि ये ग्रुप होगा, ये 1 2 3, उस तरह से नहीं है। वहाँ पर जो फर्स्ट मिसाल जो स्कैंडियम का ग्रुप है ना, पता नहीं उसको उन्होंने क्या नाम दिए हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 10 एलिमेंट जो है ना, इसके नीचे जो मिसाल ये पीरियड के फर्स्ट मेंबर्स, इनसे नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं ना, ये इनके ग्रुप में आते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट्स मैंने बता दिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये 10 के 10 एलिमेंट्स हैं। मिसाल इनके जो ग्रुप नंबर है ना, वो मेरे ख्याल से कुछ 2 3 जो है वो चेंज है, उसको आप फिर पढ़ लें वहाँ से। ट्रांजिशन एलिमेंट जो है ना वो 68 है। इनमें से ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक डी ब्लॉक में होते हैं और एक एफ ब्लॉक में होते हैं। वो एलिमेंट्स, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनका डी सबशेल इन प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो, उसे हम नाम देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जिन एलिमेंट्स का एफ सबशेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन हो, उसे हम नाम देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों डी ब्लॉक हम इस वजह से कहते हैं, आपने पढ़ा होगा n-1 डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना, वो पहले हम क्या करते हैं, एस सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, डी ब्लॉक में फिल करते हैं। तो ये क्या, ये आउटर ट्रांजिशन है। लेकिन अगर आप एफ सबशेल लेकिन जब आप एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो वहाँ पर क्या है, n-1 डी एस, इस तरह से पहले आपने एन एस में फिल करना होगा, फिर डी में फिल करना होगा, फिर एफ में फिल करना होगा। वहाँ पर क्या है, तो ये तो डी ब्लॉक क्या हुआ, एफ ब्लॉक से कुछ आउटर हुआ, तो इस वजह से हम इसे आउटर ट्रांजिशन कहते हैं और उसको इनर कहते हैं। सिर्फ आप याद रखें कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और एफ ब्लॉक को हम आउटर ट्रांजिशन, डी ब्लॉक को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और एफ ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 4 सीरीज़ आते हैं। एक का नाम होते हैं 3D सीरीज़, जिसे हम नाम होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। एक का नाम होते हैं 4D सीरीज़, जिसे हम नाम होते हैं सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़। एक का नाम होते हैं 5D सीरीज़, जिसे हम नाम होते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। एक आखिरी वाला है 6D सीरीज़, जिसे हम नाम होते हैं फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़। अभी 3D सीरीज़ के अंदर क्या होते हैं, 3D सीरीज़ जो है ना वो फोर्थ पीरियड के अंदर आता है। जो क्या होता है, जिसके अंदर फोर्थ पीरियड के अंदर क्या है, फोर्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स। अभी इस 18 एलिमेंट्स के अंदर सब के सब इसके अंदर क्या, फोर्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट थे। इस 18 एलिमेंट के अंदर सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं, इसके अंदर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट है, 6 पी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन इसके अंदर 10 डी ब्लॉक एलिमेंट है। जो 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, उस 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स या 3D सीरीज़। सही है, सबको 3D सीरीज़ नहीं कहते हैं। ये शुरू कहाँ से होता है, ये स्कैंडियम से शुरू होता है और जिंक पर ख़त्म हो जाता है। इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s2 और 3d1 to 10। अभी अगर स्कैंडियम हुआ तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा 4s2 3d1। अभी अगर स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगा, 4s2 3d2। 4s2 इस तरह से कांस्टेंट रखो। फिर अगर स्कैंडियम टाइटेनियम अगर विनाडियम में आया, 4s2 3d3, फिर क्रोमियम के लिए 3d5, 3d6, 3d7, इस तरह से आगे चलते जाओ। आखिर जब जिंक आ जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आएगा 4s2 3d10, ये आ जाएगा। सही है। उसके बाद 4D सीरीज़ को हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट है, 6 पी ब्लॉक एलिमेंट है और जो 10 डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको हम नाम देते हैं 4D सीरीज़। ये फिर ये ट्रियम से शुरू होते हैं और कैडमियम पर ख़त्म हो जाता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 5s2 4d1 to 10। अभी इस तरह से आगे चलते जाओ। 5D सीरीज़ के अंदर फिर 32 एलिमेंट्स के अंदर 2 एस ब्लॉक है, 6 पी ब्लॉक है, 10 डी ब्लॉक, जो 10 डी ब्लॉक है उसको नाम देते हैं 5D सीरीज़। और इसके अंदर 14 जो है ना वो उसके अंदर 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट है। जो 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट है उसे हम नाम देते हैं 4F सीरीज़ या लेंथेनाइड सीरीज़। उसे हम क्या नाम देते हैं, 4F सीरीज़ या लेंथेनाइड सीरीज़। वो सीज़म से शुरू होते हैं और लॉरेंशियम में, ये पता नहीं इसका क्या है, यहाँ पर ये लुटिटियम पर ख़त्म हो जाते हैं। सही है। इसको हम क्या नाम देते हैं, वो जो 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट इसे हम नाम देते हैं 4F सीरीज़ या लेंथेनाइड सीरीज़। उसके बाद कहते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, ये 5D सीरीज़ है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। इसका 6s1 6s2 5d1 to 10। सही है। उसके बाद कहते हैं कि 6D सीरीज़ के अंदर
एलिमेंट्स आते हैं, 2 एस ब्लॉक आते हैं, 10 डी ब्लॉक। जो 10 डी ब्लॉक एलिमेंट यही बात है, उसे हम 4 ट्रांजिशन सीरीज़ या 6 डी सीरीज़ कहते हैं। डी जो उसके अंदर 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये जो 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट इसे हम नाम होते हैं 5 सीरीज़ या एक्टिनाइट सीरीज़। ये थोरियम से शुरू होते हैं और लॉरेंशियम पर ख़त्म हो जाते हैं। ये थोरियम से शुरू होते हैं और लॉरेंशियम पर ख़त्म हो जाते हैं। अभी ये यहाँ पर जो मैंने एक्टिनम 89 लिखा है और अनोबियम मैंने लिखा है ना, ये आपको 3D सीरीज़ की बात बता रहे हैं कि सॉरी, ये आपको 6D सीरीज़ बता रहे हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और ऊपर जो मैंने वहाँ पर ये लिखा है कि लेंथिनम से लेकर मरकरी तक, ये फिर आपको FD, ये आपको 3D ट्रांजिशन सीरीज़ आपको बता रहा है। उसके बाद टी ब्लॉक को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक को नाम होते हैं टाइपिकल एलिमेंट्स, एक को नाम होते हैं नॉन टाइपिकल एलिमेंट्स। टाइपिकल एलिमेंट्स वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका एफ सबशेल या डी सबशेल कंप्लीशन के प्रोसेस में हो, उसे हम नाम होते हैं एफ ब्लॉक या डी, उसे हम नाम होते हैं ट्रांजिशन। अभी अगर उसका डी ब्लॉक कंप्लीशन के प्रोसेस में हो, उसे हम नाम होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर उसका एफ ब्लॉक कंप्लीशन के प्रोसेस में हो, उसे हम नाम होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 कैटेगरी में हमने वो दिया है, उसको होते हैं टाइपिकल एलिमेंट्स और नॉन टाइपिकल एलिमेंट्स। टाइपिकल एलिमेंट्स वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनका डी सबशेल क्या हो, वो पार्शली फिल्ड हो, उसे हम होते हैं टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मिसाल ये रिवायती ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनका डी सबशेल कंप्लीट हो, या तो कंप्लीट हो या क्या हो, एम्प्टी हो। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर कंप्लीट हो या एम्प्टी हो, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। इसको हम लोगों ने सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर रखा है। ठीक है, ये नॉन टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मिसाल ये टाइपिकल नहीं है। कहते हैं कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही है। जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे टाइपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, माँ सिवाय 3B के, माँ सिवाय 3B के और 2B के। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं, ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 11 या 1B, ग्रुप 11 या 1B एलिमेंट्स को हम कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं। कॉइनेज मेटल क्या होते हैं? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसको हम तीन एलिमेंट्स को हम एक जगह बनाते हैं कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉइन बनाने में यूज़ होते हैं। अभी कॉपर अगर +2 में हो तो इसका इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s0 3d9। सिल्वर इस तरह से सब इनको स्टडी कर लिए ईजी है। उसके बाद कहते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ये जो नॉन टाइपिकल एलिमेंट है ना, 2B। अभी 2B के अंदर आता है जिंक। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 2B ग्रुप के अंदर आता है जिंक, कैडमियम, मरकरी। अभी अगर आप जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो उसका डी सबशेल कंप्लीट है, तो जिसका कंप्लीट हो तो ट्रांजिशन एलिमेंट है ही नहीं। कैडमियम इसके नीचे है तो उसको देखो वो भी कंप्लीट है। अभी 3B एलिमेंट जो स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम बजाते खुद वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जब वो आयन की फॉर्म में आ जाए, मिसाल जब वो स्कैंडियम +3 की फॉर्म में आ जाए, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, देन उसके 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाता है। इसी तरह से ट्रिबियम भी इसके नीचे है तो उसके अंदर भी जो वो +3 ट्राई पॉजिटिव आयन में आ जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं इसके 3D के अंदर। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये नॉन टाइपिकल है। जनरल प्रॉपर्टी इनके क्या है कि इसके लार्ज आयोनिक रेडिया है, ये मेटल हैं, ये इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, ये ये वो गुड कंडक्टर है। ये आप खुद पढ़ लें, इसके अंदर इतनी चीज़ें नहीं हैं। इस बात हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ट्रांजिशन एलिमेंट से जो 3D, जो अभी हम F को नहीं पढ़ते हैं, हम डी ब्लॉक एलिमेंट को ही पढ़ते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो उनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। मिसाल ns के अंदर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और d के अंदर 1 से 10 आ सकते हैं। n-1d का मतलब ये कि d हमेशा लोअर होगा किससे? मिसाल पहले 4s को फिल करोगे, उसके बाद आप d को फिल करोगे, ये कह रहा है। अभी स्कैंडियम का देखो, और अभी स्कैंडियम के अंदर क्या कहते हैं? हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट लिखते हैं तो उसके अंदर हम हीलियम गैसेस को डालते हैं। अभी आर्गॉन को जो एटॉमिक नंबर है वो 18, तो 18 के बाद 3s1 3d1 4s2। इसी तरह से अगर आप टाइटेनियम को देखना चाहते हैं, सिर्फ इसके डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएँ, आपको वो आएगा। अभी यहाँ पर क्रोमियम के केस में 3d5 किया हुआ है। 3d5 इस वजह से है क्योंकि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d4 है, लेकिन क्या होता है ऐसे एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और उसके अंदर फिल हो जाता है तो उसको 3d5 बना देता है। इसी तरह से फिर
आखिरी से पहले कॉपर के अंदर क्या होता है, 4s1 होते हैं और 3d9 4s2 3d9 होते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देते हैं, किसको दे देते हैं, 3d को देते हैं, तो वो 3d10 4s1 आ जाता है। तो जब भी आपको ये बात एमसीक्यू से नजर आ जाए कि 3d सीरीज़ के अंदर कौन से दो एलिमेंट है जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, वो एक है क्रोमियम, एक है कॉपर, जो क्या कहते हैं, जो जहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं किसमें, डी में। फिर उसके बाद कहते हैं कि इसके अंदर एक्सेप्शनल केसेस है। कहते हैं कि फर्स्ट ये बात ये आप याद रखें, ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता था, ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता था कि सबसे पहले हम उस इलेक्ट्रॉन को उस सबशेल को फिल करेंगे जो लो एनर्जी लेवल पर हो। अभी 4s जो है वो लो एनर्जी लेवल पर है और 3d जो है वो हाई एनर्जी लेवल पर है। लेकिन हम 4s से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ले जा रहे हैं कहाँ पर, 4s इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, उसको एक्साइट करते हैं और 3d को दे देते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स उसके अपने एक्साइटेड स्टेट में होंगे वो क्या है, वो वायलेट करेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल को। अभी जैसे कॉपर के अंदर क्या था, 4s इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन गया 3d में, तो ये क्या हुआ, तो ये तो कॉपर एक्साइटेड स्टेट में चला गया। इसका जो एक्साइटेड स्टेट है वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल को क्या करेगा, वायलेट करेगा। अभी केस वन, अभी अगर आप क्रोमियम और मोलिब्डेनम को देखते हैं ना, क्रोमियम का 24, अभी 24 के अभी इसका क्या है, 4s1 3d5, हालांकि इसका 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर, डी में। मोलिब्डेनम का भी इस तरह से इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, डी के पास चला जाता है। इसी तरह इसके बाद मैंने केस 2 उठाए, केस 3, ये केस 2 के अंदर प्लैटिनम होता है जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं। अभी केस 3 को देखो, केस 3 के अंदर मैंने स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथियम, एक्टिनाइड्स ये रखे हैं। ये देखो, स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथियम, एक्टिनम, ये जो ये एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, लेकिन ये वैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। फिर अभी स्कैंडियम अगर +3 फॉर्म में आ जाए तो इसके अंदर आता है आर्गॉन 3d0 4s0। अगर यूट्रियम +3 फॉर्म में आ जाए 4d0 5s0, इस तरह से। अभी कहते हैं कि केस 4 के अंदर कहते हैं कि जब कॉपर, सिल्वर, औरम कहते हैं गोल्ड को, जब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है ना डी से एस से डी में, तो वो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, नहीं होते। से ये एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, जैसे कि वो ऐसे एक इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पर 3d10 के, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ये कॉपर को रिप्रेजेंट करते, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट इस तरह से फिर नहीं है। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं कि ऑक्सीडेशन ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एस के साथ साथ डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी शामिल होते हैं इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में। इस वजह जैसे ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सेकंड रीज़न इसका ये कि यहाँ पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की सेकंड रीज़न ये कि यहाँ पर डी और एस के दरमियान बहुत ही स्मॉल चेंज होता है इसके एनर्जी डिफरेंस के बीच, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अब यहाँ पर मैं नीचे स्कैंडियम +2 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है। इसका मिनिमम कब से कब ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 है और मैक्सिमम क्या है, +3 है। इस तरह से आते जाते जाओ, बस इस तरह से याद करो। मैंगनीज़ और आयरन को देखो, मैंगनीज़ और आयरन +1 शो कर सकते हैं, आयरन भी शो कर सकते हैं +1, और कॉपर भी +1 शो कर सकते हैं। ये आपको एमसीक्यूज़ आ सकता है कि वो कौन से 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं ट्रांजिशन 3d सीरीज में। वो मैंगनीज़ है, आयरन और निकल है, कॉपर। अभी देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो स्कैंडियम से इंक्रीज़ हो रहा है, कहाँ तक, मैंगनीज़ तक, लेकिन फिर मैंगनीज़ से कम हो रहा है किस तक, जिंक तक। याद रखें, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पर 3d सीरीज जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एक एमसीक्यू ये सकते हैं कि 3d सीरीज में जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन से, वो +2। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कौन सा है, +7 है। लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है, वो +1 है। आयरन जो है उसका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो मिसाल वो हर वक्त दिखाता है, वो +2 और +3 होता है। उसके बाद बात आती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसे कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती हैं एक इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल से रिमूव करने के लिए, जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसे नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी। अभी कहते हैं कि डी ब्लॉक की एनर्जी वो एस और पी ब्लॉक के बीच में, क्योंकि ये बीच में पड़े, इसकी हर प्रॉपर्टी वेरी करेगी एस और पी के बीच में ही होगी।
डी ब्लॉक एलिमेंट की जो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर रखते हैं पी ब्लॉक्स। इन डी ब्लॉक एलिमेंट वो लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर रखते हैं एस ब्लॉक्स। क्यों? एफ ब्लॉक की पी हम कहते हैं कि जब आप अलोंग द पीरियड जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। सही है। तो एफ ब्लॉक की आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी डी ब्लॉक से। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी ज़्यादा हो तो उसको आप पॉजिटिव आयन में से आप इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, उसको मिसाल उससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते आसानी से। तो इस वजह से टी ब्लॉक की जो है ना उसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी वो एफ ब्लॉक से क्या है ज़्यादा है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऑर्डर इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा हमेशा पी ब्लॉक से। उसके बाद ट्रेंड की हम बारे में बात करते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है। देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से स्कैंडियम से इंक्रीज़ होते हैं, या आप लिखो स्कैंडियम, या अक्सर वहाँ पर उन्होंने ग्रुप में शो किया जाता है, शो किया होता है कि स्कैंडियम से इंक्रीज़ होता है कहाँ तक, वी बी मिसाल 5B ग्रुप तक, 5B ग्रुप तक, या 6B ग्रुप तक। मिसाल स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनाडियम या क्रोमियम, विनाडियम या क्रोमियम तक क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं। और सो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो स्कैंडियम से विनाडियम या क्रोमियम तक बॉन्डिंग एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन उसके बाद वी बी ग्रुप से 6B ग्रुप तक क्या होते हैं, वी बी ग्रुप से मिसाल 6B से 2B ग्रुप तक फिर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होते हैं। जब नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होते हैं तो बॉन्डिंग भी कम होती है। जब बॉन्डिंग कम होती है तो उसकी बॉन्डिंग एनर्जी भी कम हो जाती है। ये आप याद रखें कि 3D सीरीज़ के अंदर जो हाईएस्ट बॉन्डिंग एनर्जी वो क्या है, वो विनाडियम की, और 5D सीरीज़ के अंदर जो हाईएस्ट एनर्जी वो टंगस्टन की है। ये ट्रेंड आप याद रखें, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने नंबर ऑफ़ बॉन्ड ज़्यादा होंगे, जितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना ही बॉन्डिंग एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। कहते हैं कि टेंशन एलिमेंट्स के अंदर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका बहुत हाई है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एनर्जी। इसके अंदर बॉन्डिंग एनर्जी मौजूद है, इस वजह से इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। अभी वही बात है, अभी अगर आप कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट में इंक्रीज़ होता है मिडल तक मेल्टिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होती है। फिर कहते हैं कि डिक्रीज़ हो जाती हैं एंड तक डिक्रीज़ क्यों हो जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, बॉन्डिंग एनर्जी भी कम हो जाती है। बॉन्डिंग एनर्जी हमेशा रिलेटेड है मेल्टिंग पॉइंट से। मेल्टिंग पॉइंट ट्रेंड जो है ना वो कंसल्टेंट है किसके साथ, बॉन्डिंग एनर्जी के साथ। ये एक्सक्यूज़ आएगा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ रिलेटेड विद बॉन्डिंग एनर्जी। उसके बाद मेटेलिक कैरेक्टर, देखो दो तरह के मेटल होते हैं, एक को नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एक को नाम देते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जिसे मैग्नेट अट्रैक्ट करे उसे नाम थे पैरामैग्नेटिक, जिसे रिपेल करे उसे नाम थे डायमैग्नेटिक। अभी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं। सही। लेकिन डायमैग्नेटिक होते हैं जहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और एक क्लॉकवाइज घूमता है। वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जो ये जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं तो ये ना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन कर सकता है, ना रिपल्जन कर सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये मैग्नेट ना अपनी तरफ उसको आने देता है, ना उसको रिपल करता है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा। कहते हैं कि गॉस बैलेंस से कहते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट को हम मेजर करने के लिए गॉस बैलेंस से या क्या है इसको हम यूज़ करते हैं। पैरामैग्नेटिज्म को हम पैरामैग्नेटिज्म का जो यूनिट है जिसके अंदर हम इसको मेजर करते हैं उसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट यू। पैरामैग्नेटिज्म को हम मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर इसको एक्सप्रेस करते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट का जो यूनिट हुआ है बोहर मैग्नेटॉन। वो क्या है, वो है बोहर मैग्नेटॉन। अभी इसके लिए पैरामैग्नेटिज्म को मालूम करने के लिए फार्मूला ये है। मिसाल पैरामैग्नेटिज्म को तो हम एक्सप्रेस करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा मतलब ये कि उसका पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा होगा। अभी पैरामैग्नेटिक मोमेंट को हम इस फार्मूले से निकालते हैं। एन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं। अभी देखिए अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0
तो बोर में तो 0.0 बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू आएगी। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो तो इस तरह 1 पुट कर दे रेडिकल। अभी देखो इस रेडिकल की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, वैसे हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरह इसको याद कर सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन 1 हो, जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो तो बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू भी वो मिसाल 1.73 मिसाल 1 के रेंज में आती है। जब 2 तो 2 के रेंज में आती है, जब 3 तो 3 के रेंज में आती है, जब 4 तो 4 के रेंज में आती है, जब 5 तो 5 के रेंज में आती है। अभी इसको आप याद नहीं कर सकते, इसको मतलब सिर्फ इस तरह से याद रखिए कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो तो ये 1 के रेंज में थी बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू, अगर 2 के रेंज में थी, फिर आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा। अभी देखिए स्कैंडियम प्लस 3 क्या है, स्कैंडियम प्लस 3 के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो वो ना अट्रैक्ट हो सकता है ना रिपल हो सकता है, तो वो क्या है, तो वो डायामैग्नेटिक है, वो डायामैग्नेटिज्म शो करेगा। टाइटेनियम प्लस 3 जो है, टाइटेनियम प्लस 3 जो है उसके डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। देखो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सबसे पहले 4s से निकलेंगे या 5s से निकलेंगे, सबसे पहले s से निकलेंगे फिर d से निकलेंगे। इस तरह से नहीं हो सकता कि पहले d से निकले फिर s से निकलेंगे, नहीं, पहले s से निकलेंगे फिर d से निकलेंगे। अभी टाइटेनियम प्लस 3 टाइटेनियम में 3 इलेक्ट्रॉन उसके, पहले उसके 2 s के निकल जाएंगे, एक d का निकल जाएगा, एक d का इसके साथ रह जाएगा। तो ये क्या है, इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिज्म शो कर सकता है। इसके बाद सब पैरामैग्नेटिज्म शो कर सकते हैं। जब आप एंड में होगे जिंक प्लस टू फिर इसके अंदर क्या है, इसके साथ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 4s2 3d10 है। 4s2 जिंक प्लस 2 का मतलब है कि इसके 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसके डी के अंदर इलेक्ट्रॉन बच गए, तो डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये क्या है डायमैग्नेटिज्म। अभी अगर उसने आपको कॉपर प्लस 2 की फॉर्म में नहीं दिया, अगर उसने आपको कॉपर इस फॉर्म में दिया कि मिसाल एक्साइटेड फॉर्म में दिया, सिर्फ उसने लिखा कॉपर, अगर उसने सिर्फ कॉपर के बारे में आपको बताया तो 4s1 3d10 4s1 3d10, फिर भी वो कॉपर जो होगा ना, देखो अगर कॉपर प्लस 2 है, अभी कॉपर प्लस 2 क्या है इसके अंदर, ये तो पैरामैग्नेटिज्म शो कर सकते हैं, लेकिन कॉपर सिर्फ और सिर्फ कॉपर जब एक्साइटेड स्टेट में हो वो शो नहीं कर सकता। अभी मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, मैंगनीज प्लस 2 और आयरन प्लस 3 के अंदर मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उस, तो जिसका मतलब ये कि ये अपनी इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा जो पैरामैग्नेटिज्म का जो बिहेवियर है वो कौन शो करेगा, वो मैंगनीज प्लस 3 और आयरन प्लस 3 दोनों शो करेंगे। सी, क्योंकि इसके अंदर दोनों के अंदर 5-5 मेरे ख्याल में से वो आ जाता है। अभी आयरन प्लस 2 की भी आप देख लो ना, इसको आप सोच समझ से देखना, पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज होता है मैंगनीज प्लस 2 एंड प्लस 2 ऑन बोथ साइड ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं कि मैंगनीज प्लस 2 और आयरन प्लस 3 के ऊपर आप जाओ या नीचे आ जाओ, दोनों तरफ क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज होती है। क्या होती है, पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज होते हैं। क्यों, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं। जब आप अभी यहाँ पर मैंगनीज प्लस 3 ना, अभी अगर आप मैंगनीज प्लस 3 के ऊपर अगर जाओ, ऊपर जाओ, देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 3 2 1 साल आहिस्ता आहिस्ता कम होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो मतलब ये जब आप मैंगनीज प्लस 3 या आयरन प्लस 3 से ऊपर जाओ, आयरन प्लस 2 से ऊपर जाओ, देखो मैंगनीज प्लस 2 या आयरन प्लस 3 से, मैंगनीज प्लस 2 या आयरन प्लस 3 जब आप ऊपर जाओ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है तो मतलब ये जब आप एम प्लस 2 मैंगनीज प्लस 2 या आयरन प्लस 3 से ऊपर जाओगे तब भी पैरामैग्नेटिज्म कम होगा। और जब आप नीचे की तरफ आओगे, नीचे की तरफ क्या हो जाएंगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ज़्यादा हो जाएगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इस वजह से पैरामैग्नेटिज्म डिक्रीज हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन कहते हैं मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स अलोंग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल। जब आप 2 या 2 से ज़्यादा मेटल को मिक्स करते हैं, एक साथ कुछ नॉन मेटल मिला है, इसे हम नाम देते हैं एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन बनती है कि वे ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट से क्या साइज स्मॉलर, ये दूसरे आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं, इस वजह से हम एलॉय ये कहते हैं, ये एलॉय फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। एलॉय फॉर्मेशन हम करते ही क्यों हैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो चीपर है और ये रिएक्टिविटी को कम करते हैं और एक ओरिजिन रेजिस्टेंट, ये तीन इसके वो जो आते हैं जिसकी वजह से हम इसको एलॉय में यूज़ करते हैं। अभी 2 टाइप ऑफ एलॉय होते हैं, एक को नाम होते हैं इंटरस्टिशियल एलॉय, एक को नाम होता है सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। इंटरस्टिशियल एलॉय वो एलॉय होते हैं द एलॉय इन विच स्मॉलर गैस एटम ऑक्यूपाई स्पेसेस ऑफ इंटरस्टिसेस ऑफ होस्टल्स। देखिए हम लोगों ने मेटल्स के अंदर पढ़ा, सॉलिड के चैप्टर में ये चीज़ आता है कि जब जो क्या कहते हैं, जो मेटल होते हैं ना, जो मेटल के जो एटम होते हैं, मेटल के एटम मिसाल आप एक तरह, अभी मैं आपको किस तरह समझाऊँ, अभी आप कंसिडर करें ना कि आपने एक बड़ा सा मिसाल आपने टफ़ लिया है ना, उस टफ़ के अंदर आपने क्या किया, अपने गेंद डाल दिया, अपने बॉल डाल दिया इसके अंदर ना। और जब आप गेंद 2 को डालोगे उसके अंदर, बॉल जब आप डालोगे उसके अंदर क्या होते हैं, हर दो गेंद के जो बॉल होंगे ना, जो क्रिकेट बॉल होते हैं या जो बास्केट बॉल होते हैं ना, वो जब आप उस टफ़ के अंदर डालोगे तो उसके अंदर क्या होती हैं,
स्पेसेस आ जाते हैं, उसके अंदर क्या है ना स्पेसेस आ जाते हैं। अभी इस स्पेसेस के अंदर जो है ना जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो तो उसके अंदर आ सकते हैं। अगर बड़े बाल नहीं आ सकते, छोटे बाल तो उसका जो बास्केटबॉल उसके अंदर तो वो आ सकते हैं। सी अभी इसी तरह से अब जब मैंने टफ के अंदर जब मैंने पहले जो बाल उसके अंदर रखे, जो क्रिकेट बॉल या बास्केटबॉल मैंने उसके अंदर रखे, उसको आप मेटल समझ लो। क्या करो, मेटल समझ लो। अभी उस दिन में जो स्पेसिस है उस स्पेसिस को आप इंटरस्टेसिस समझ लो। उस इंटरस्टेसिस उससे क्या समझ लो, इंटरस्टेसिस उस स्पेसिस को कहते हैं, उसे आप इंटरस्टेसिस समझ लो। अभी उस इंटरस्टेसिस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके अंदर तो जो छोटे छोटे ट्रांजिशन एलिमेंट्स उसको मैं डालता हूँ। इस तरह से ये जो एलॉय बनती है, इस एलॉय को बनाते हैं इंटरस्टेशियल एलॉय। सही है। कहते हैं कि वो एलिमेंट कहते हैं कि वो एलॉय जहाँ पर होस्ट की जो इंटरस्टेसेस जो स्पेसेस है उसको जब ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाई कर ले, इस तरह से के जो एलॉय बनती है उस एलॉय को नाम है इंटरस्टेशियल एलॉय। और सब्स्टिट्यूशन एलॉय वो एलॉय होती है कहते हैं कि जहाँ पर होस्ट एटम मौजूद हो और होस्ट एटम क्या करें, कोई गेस्ट का जो एटम है उसको रिप्लेस कर दें और ख़ुद वहाँ पर फिट हो जाए, इसको नाम है सब्स्टिट्यूशन एलॉय। इस तरह से फिर उस तरह से वो टफ समझ लो। उसके अंदर एक मैंने बास्केटबॉल रखा है, उस बास्केटबॉल को मैं क्या करूँ, मैं अभी इसको आप इस तरह समझ लो। मिसाल एक जो स्नूकर क्लब होता है ना, उसके अंदर जो लोग स्नूकर खेलते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, दो बॉल होते हैं, रेड बॉल और ब्लू बॉल होते हैं ना। मैंने रेड बॉल को उठाया, मैंने ब्लू बॉल को क्या कर उसको मार दिया। अब तो ब्लू बॉल चला जाएगा और रेड बॉल वहाँ पर रह जाएगा। सही है। तो इस तरह से जब एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर दे, मिसाल एक मेटल तो उस मेटल को ट्रांजिशन एलिमेंट ने रिप्लेस कर दिया और उसकी वजह से जो एलॉय बनी उस एलॉय को हम नाम देते हैं सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। अभी ब्रास, ब्रोंज, कॉइनेज, मेटल, स्टील, ये क्या है, सब के सब क्या है, ये सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। कहते हैं कि स्टील जो है ना, स्टील के अंदर हम कहते हैं कि स्टील एक सब्स्टिट्यूशन एलॉय। स्टील के अंदर जब हम उसके अंदर मौजूद आयरन एटम होते हैं, उस आयरन एटम को हम 3 ट्रांजिशन एलिमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। या तो आप मैंगनीज से रिप्लेस कर सकते हो, या तो आप उसको निकल से रिप्लेस कर सकते हो, या तो आप उसको कॉपर से रिप्लेस कर सकते हो। उसके बाद कुछ एलॉय इस एलॉय के अंदर आप सबको याद करने की ज़रूरत नहीं। इसके अंदर सिर्फ आप एक स्टील को याद कर ले, एक सिल्वर को याद कर ले और एक ब्रास को याद कर ले। ब्रास को इन तीनों को आप याद कर ले। मिसाल ये किस से बने, उसके अंदर आयरन कितना है, क्रोमियम कितने, निकल कितने हैं, बाकी को याद करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद लास्ट चीज़ उन्होंने दिया कि इंटरस्टेशियल कंपाउंड वो कहते हैं कि व्हेन स्मॉल नॉन मेटल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन enter in the stasis of transition elements import visible future to them also called non-stoichiometric compound यही बात मैंने आपको पहले बताई। इंटरस्टेशियल कंपाउंड या इंटरस्टेशियल एलॉय एक ही बात। सही है। जो मैंने आपको पहले बात बताई वही बात यहाँ पर भी। कहते हैं कि जब आप कहते हैं किसी एटम के कहते हैं कि अगर कोई एटम मौजूद हो, मिसाल अगर कोई मेटल्स मौजूद, उस मेटल्स के अंदर इंटरस्टाइसिस और उस इंटरस्टाइसिस के अंदर अगर कोई नॉन मेटल ऐड कर दे, उस कंपाउंड को नाम होते हैं इंटरस्टेशियल कंपाउंड। इसको सम टाइम हम नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड भी कहते हैं, या हम इसे इंटरस्टेशियल एलॉय भी कहते हैं। ये कहते हैं हमेशा नहीं कहेंगे, सम टाइम हम इसे इंटरस्टेशियल एलॉय कहेंगे। सही। अभी इंटरस्टेशियल एलॉय था क्या, इंटरस्टेशियल एलॉय में हम क्या करते थे, हम कोई ट्रांजिशन मेटल ही इंट्रोड्यूस करवाते थे उसके इंटरस्टाइसिस में ना। तो समझ आ गई, कभी कभार हम नॉन मेटल भी इसको अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि सम टाइम हम इंटरस्टेशियल कंपाउंड को इंटरस्टेशियल एलॉय कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। वो क्यों होती हैं, क्योंकि इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वजह से इनकी क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी है। और सेकेंड रीज़न क्या है, इसकी लार्ज सरफेस एरिया है। और एक है ये रिएक्टिव नहीं, इस वजह से कि जो चीज़ रिएक्टिव नहीं होता वही चीज़ तो ही हम कैटालिस्ट में यूज़ करते हैं। अभी क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, मिसाल एटम्स मौजूद है, ये ग्राफ आप देख लेना। अभी मिसाल ये जो रेड मैंने उठाया ये रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट क्या करेंगे, मिसाल एक कैटालिस्ट आपने लिया है, कैटालिस्ट आपने लिया है और कैटालिस्ट आपने एक बड़ा कैटालिस्ट आपने लिया। उस कैटालिस्ट के ऊपर क्या क्या आपने मिसाल वो रिएक्टेंट्स आ गए उस कैटालिस्ट के ऊपर। जब उस रिएक्टेंट के ऊपर कैटालिस्ट आ गए तो सबसे पहले क्या होगा, वो जो रिएक्टेंट होंगे ना, वो रिएक्टेंट इस कैटालिस्ट के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इस कैटालिस्ट के सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस प्रोसेस को नाम होता है एब्जॉर्प्शन। फिर वो रिएक्टेंट करेगा क्या, फिर वो फिर वो जो फिर वो जो क्या कहते हैं कैटालिस्ट, वो कैटालिस्ट इससे एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर लेगा मिसाल एक दफ़ा एक्साइट कर देगा, फिर डी एक्साइट कर देगा। सही है। इस प्रोसेस को इस स्टेप को नाम है रिएक्शन। मिसाल यहाँ पर कुछ रिएक्शन होगा, फिर क्या होगा, डिसऑर्प्शन में क्या होगा, कैटालिस्ट ने जो इलेक्ट्रॉन इससे लिए थे वो वापस इसको दे देगा और इसको अपने आप से क्या करेगा, अपने आप से इसको सेपरेट कर देगा। इस प्रोसेस को नाम है डिसऑर्प्शन। तो प्रोडक्ट से क्या बन जाएंगे। सही है। तो ये 3 प्रोसेस में लेके एब्जॉर्प्शन, रिएक्शन, डिसऑर्प्शन। भी कुछ कैटालिस्ट, उस कैटालिस्ट को आप याद कर लें, ये सारे के सारे कैटालिस्ट जितने भी इसको आप याद कर लें बस।
उस बात कहते हैं कलर और कम्प्लेक्स। कलर और कम्प्लेक्स कहते हैं कि मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल रीजन टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन डी टू अनदर। कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो वो कलर होते हैं। कलर क्यों होते हैं? क्योंकि वो विजिबल लाइट को विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वो विजिबल लाइट इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह क्या कहते हैं उसको डी एक्साइट करते हैं। इसको हम मानते हैं डी डी ट्रांजिशन, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि डी डी ट्रांजिशन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि मिसाल यहाँ पर आप डी ऑर्बिटल आपके साथ, किसी भी एटम के डी ऑर्बिटल आपके साथ मौजूद है, चाहे वो जो भी एलिमेंट, तो क्या होता है ये जो डी ऑर्बिटल के अंदर मिसाल इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मिसाल अब ये डी ऑर्बिटल आप समझ लें कि ये टाइटेनियम +3 का है। किसका है? टाइटेनियम +3 का, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या है, तो लिगेंड आ जाता है। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड इसी चैप्टर के एंड में, ट्रांजिशन एलिमेंट के एंड में, लिगेंड्स को बस आप इस तरह से समझो कि भाई ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, इस तरह समझ सी। ये जब लिगेंड आएगा तो लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है और इस जो डी ऑर्बिटल ना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन हो जाएगी। जब इसकी रिपल्जन हो जाएगी, इसकी रिपल्जन से क्या हो जाएंगे, ये दोनों स्प्लिट हो जाएंगे। जब ये दोनों ये डी ऑर्बिटल पे क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। 3 ऑर्बिटल एक तरफ चले जाएंगे, 2 ऑर्बिटल एक तरफ आ जाएंगे। जो 3 ऑर्बिटल एक तरफ चले जाते हैं उसे नाम देते हैं T2G सेट, T2G सेट। और जो 2 ऊपर चले जाते हैं उसको हम नाम देते हैं हायर एनर्जी पर चले जाते हैं, उसे नाम देते हैं AG सेट। सही है। अब होता क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन जो है ना, अभी इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ये चाहता है कि वो लोअर एनर्जी में हो। अभी इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आ जाता है, मिसाल T2G सेट में आ जाता है। तो वाइट लाइट क्या होते हैं, देखो वाइट लाइट मैंने यहाँ पर लगाई क्या कहते हैं 5D सॉरी डी ऑर्बिटल पर, लेकिन ये 5 जो वाइट लाइट लग जाती है किस पर, T2G सेट पर। T2G सेट पर जब वाइट लाइट लग जाती है ना, तो ये वाइट लाइट क्या होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, कहाँ पर चला जाता है, EG सेट ऊपर चला जाता है। जब ये ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को तो वापस आना भी है। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आ जाता है तो ये क्या कहते हैं, तो ये क्या कहता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। और जो उसकी एनर्जी है वो उसकी जो अगर जिस रेंज में आए, अगर ये लो हो, वाइट हो, जो भी हो ना, वो उस रेंज में क्या हो जाती है, एक्सप्रेस हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि इस कंपाउंड कलर ये, इस कंपाउंड कलर ये। अभी अगर आप टाइटेनियम +3 खोल लेते हैं ना, तो वो येलो कलर रिलीज़ करते हैं। क्या करते हैं, वो येलो कलर रिलीज़ करते हैं। अभी ये क्या कहते हैं, अभी देखो टाइटेनियम H2O6+3 क्या कहते हैं, ये येलो कलर को एब्जॉर्ब करती हैं और ट्रांसमिट कौन सी करती हैं, ये सॉरी मैंने आपको कहा कि ये येलो कलर रिलीज करती है, येलो कलर ये एब्जॉर्ब करती हैं। और ये ट्रांसमिट कौन सी करती हैं, रेड या ब्लू रिलीज़ करते हैं। या इन दोनों के मिक्सचर कॉमन थे वायलेट, या आपको रेड ब्लू रिलीज़ करती हैं, या आपको रेड ब्लू रिलीज़ करते हैं, या आप एक को वायलेट रिलीज़ करती हैं। दोनों एक ही क्या। कुछ बात कोवेलेंट रेडियाई कहते हैं कि कोवेलेंट रेडियाई क्या होते हैं, डिक्रीज रिपीटली एट स्टार्ट। कहते हैं कोवेलेंट रेडियाई स्टार्ट में क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, देन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, उसके बाद इंक्रीज़ हो जाते हैं। कहते हैं कि क्रोमियम मैंगनीज आयरन, इनकी जो कोवेलेंट रेडियाई है ना वो सेम है। अभी यहाँ पर ये कहते हैं कि कोवेलेंट रेडियाई स्टार्ट में डिक्रीज़ क्यों होते हैं, क्योंकि स्टार्ट में 3D जो शेल होता है ना, फिर 3D शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो 3D के बाद तो 4S शेल होता है ना, तो जो न्यूक्लियस होता है ना, वो 4S इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा एनर्जी, उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, उसको हम दूर जाने नहीं देते। तो इस वजह से स्टार्ट में क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। लेकिन जो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस क्या करेगा, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको मिसाल जो 4S इलेक्ट्रॉन जो डी के उस साइड पड़े ना, उसको उसी से अट्रैक्ट नहीं करेंगे। और सेकंड रीज़न ये कि ये जो डी के इलेक्ट्रॉन है ना, ये उसको रिपेल करेंगे, अपने आप से दूर जाने देंगे, अपने आप से दूर करेंगे। तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा ना, जो इसका जो कोवेलेंट रेडिया होगा, क्या होगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो स्टार्ट में सेम होता है, तो स्टार्ट में डिक्रीज़ होता है, मिसाल उसके कोवेलेंट रेडिया कम होती है, एंड में कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि एंड में जो होती है ना, जो डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट हो जाते हैं। अभी अगर आप डी को देख लें, एफ को अभी अगर आप मैंगनीज़ को देख लें, फिर आप आयरन को देख लें, आयरन +3 मैंगनीज़ +3, यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाती है। से अभी कहते हैं कि आयनिक रेडिया का कोई भी ट्रेंड नहीं है। अभी आयनिक रेडिया का जो ट्रेंड वो इरेगुलर है, कभी इंक्रीज़ होंगे तो कभी डिक्रीज़ होंगे, उसका कोई ख़ास ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वो आयंस बनाते हैं। अभी हमें पता नहीं कि वो अभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं, 3 लूज़ कर रहे हैं, 4 लूज़ कर रहे हैं, 5 लूज़ कर रहे हैं, कितने लूज़ कर रहे हैं, उसका ट्रेंड रेगुलर नहीं है। अभी आखिर मैंने कुछ पॉइंट लिखे कि जब भी वो आपको बात करें कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रिलेट्स विद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से क्या होती हैं, कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से क्या होती है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है।
कलर कॉम्प्लेक्स क्यों होता है? डी ट्रांजिशन की वजह से होता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वो बाइंडिंग एनर्जी या मेटालिक बॉन्डिंग या हार्डनेस की वजह से होती है। तो ये लेक्चर था आज का।